अरे Recording in progress. ऑलराइट। आज हम लोग डेंगू फीवर के बारे में पढ़ेंगे। डेंगू फीवर इज अ वायरल डिजीज, वायरस। राइट, वायरस है और एक फैमिली है वायरस की, फ्लेवी वायरस फैमिली, उसका सदस्य है, उसी का मेंबर। फ्लेवी वायरस फैमिली जो होती है उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस। और इन्फ्लुएंजा वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस का मतलब ये वो वायरस है जो H1N1, यानी जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू होता है। ऑलराइट, तो ये उस खानदान का वायरस है। ये तो दिस इज नोन, ये सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज कैन कॉज, ये वाला वायरस सीवियर फॉर्म, इवन दिस कैन कॉज सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज। मतलब ये बताने के लिए है कि ये इसका जिक्र इसमें आएगा, इसलिए हमने इसको पहले ही बता दिया। तो डेंगू वायरस जो है वो एक मॉस्किटो है। तो इसके अंदर ये डेंगू वायरस इसमें इसमें होता है। इट इज अ फ्रेश वाटर मॉस्किटो, एडिस इजिप्शियाई। मॉस्किटो जो है वो एडिस इजिप्शियाई, राइट। दे ब्रीड, दे मल्टीप्लाई, जैसे दे जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर जो घर में बर्तनों के अंदर पीने का पानी रखा हुआ होता है, बाल्टी में नहाने का पानी है, या और इधर उधर होता है, तो उसमें ये जैसे एग देंगे, अंडे देते हैं, और उसी में से नए मॉस्किटो बाहर निकलते हैं। तो ये मच्छर फ्रेश वाटर में ब्रीड करता है। इसका मतलब ये है कि घर में बाल्टी में या किसी भी चीज में, बाल्टी में, गमले में, किसी भी चीज में, कूलर में फ्रेश वाटर अगर पड़ा हुआ है, पड़ा रहता है अगर, तो ये इन मच्छरों को मल्टीप्लाई करने में मदद करता है।
तो दिस इज डेंगू वायरस। तो वायरस के बारे में हम लोग जानते हैं कि वायरस जो होते हैं इनका एक एनवेलप होता है, जैसे एक कवरिंग होती है, एंड मोस्टली दे हैव आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए हो या डीएनए, जैसे इसमें आरएनए है। राइट, और देयर विल बी सम कोर मटेरियल। तो नॉर्मली जैसे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में पूरा एक सेल होता है, उसमें सेल वॉल होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और तरह तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सब, इसमें कुछ नहीं है। जैसे बैक्टीरिया अगर होगा तो बैक्टीरिया विल हैव डीएनए और आरएनए बोथ, दोनों होंगे इसमें। बैक्टीरिया इट विल हैव अ सेल वॉल, इसका अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स और दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी अपने बलबूते पर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन चूंकि इनके पास कुछ है नहीं, खाली बस दिमाग है, आरएनए के रूप में या डीएनए के रूप में, इसलिए ज्यादातर ये वायरसेस या तो इंसान में, या जैसे पैरासाइट्स हैं या जानवर हैं, उनके सेल्स के अंदर घुस कर रहते हैं। जैसे इंसान का सेल है या किसी जानवर का सेल है या कोई और दूसरा है, ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस कर रहते हैं। जैसे इंसान के अंदर है या डॉग के अंदर है या मॉस्किटो के अंदर है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, इन जनरल वायरसेस इसी तरह से रहते हैं। मतलब वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाते कि किसी भी सेल के बाहर यूं ही इधर उधर पड़े रहें, ऐसा नहीं होता। अगर इन्हें कहीं ना कहीं जल्दी अपने सेल में घुसना होता है ताकि ये सरवाइव कर सके। तो इसीलिए ये सेल के अंदर घुसकर ही अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जैसे वायरस अगर किसी सेल से, जैसे ह्यूमन सेल के साथ में अटैच हो गया ये ऐसे, तो ये अपने आप को अनकोड कर देता है, मतलब अंदर का जो मटेरियल है इसको अंदर भेज देगा, इसका खोल बाहर ही रह जाएगा। राइट, ये जाकर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये है, ये हर जगह हम लोग इस तरह की बातें सुनते हैं। ना जैसे हेपेटाइटिस वायरस है ना, बिकॉज वो लिवर में चला जाता है, लिवर के सेल्स में। तो दिस इज डेंगू वायरस। इट इज एन आरएनए वायरस, और इसकी कई सारी वैरायटीज होती हैं, 1 2 3 4, कई वैरायटीज है इसकी। ऑलराइट, तो ये ऑब्वियसली जब ये मॉस्किटो बाइट करता है इंसानों को, जैसे मॉस्किटो बाइट करते हैं बिकॉज दे हैव टू फीड, उन्हें खून चूसना है उन्हें, तो दे फीड। तो ये वायरस जो इनके अंदर मौजूद होते हैं ये इंजेक्ट हो जाते हैं, है नहीं। तो वायरस जब मच्छर के काटने से हो रहा है ये,
तो ये वायरस मच्छर के अंदर मौजूद है, इसीलिए बोलते हैं इसे मॉस्किटो बोर्न डिसीज है। यानी मॉस्किटो के अंदर ये रहता है, उसी के साथ फ्लाई करता रहता है। जब कभी भी इसे भूख लगती है, किसी इंसान पे बैठता है ये खून चूसने के लिए, तो ये वायरसेस अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो स्किन के अंदर जो स्किन के सेल्स होते हैं, स्किन के नॉर्मल सेल्स है ना, स्क्वामस सेल्स, लेकिन स्किन के सेल्स ही लाइक मैक्रोफेज होते हैं, जो यहाँ के सुरक्षा कर्मचारी हैं, वो इन वायरसेस को पकड़ लेते हैं। तो दीज आर मैक्रोफेजेस। शरीर के हर ऑर्गन में इस तरह की पॉपुलेशन होती है। नहीं, जैसे शरीर का हर ऑर्गन एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह से होता है कि वहाँ सब लोग, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को फैक्ट्री है कि तमाम सारे लोग वहाँ मशीनें लगी हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ गार्ड हैं जो उस फैक्ट्री की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इसी तरह स्किन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हर सेल अपने आप में एक मशीनरी है जो अपना अपना सब काम करने में लगे हुए हैं। इनकी सुरक्षा करने के लिए मैक्रोफेज है। इनका काम है कि माइक्रो मैक्रो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या वायरस अंदर अगर घुस जाए तो इनको मार डालना, ताकि अंदर आके कुछ गड़बड़ी पैदा ना कर पाए। तो तमाम मच्छर काटते रहते हैं, वायरसेस और दूसरी चीजें शरीर के अंदर आती हैं, लेकिन नॉर्मली मैक्रोफेज उन्हें मार डालते हैं। But sometimes the macrophages fail. तो मैक्रोफेज जब फेल करेंगे तो क्या होगा कि मैक्रोफेज तो अपनी ड्यूटी करते हुए ये वायरस को उठा तो लेगा, लेकिन वायरस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ये इसे खा नहीं पाएंगे, मर खा तो लेते हैं, मार नहीं पाते। मार नहीं पाते तो ये इसके अंदर घुसकर सेल के अंदर आ गए हैं। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो इन्हें सेल के अंदर घुसना था, अब मैक्रोफेज इन्हें मार नहीं पाया, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे यहाँ से बाहर निकल आते हैं, बाहर निकलते हैं, जैसे यहाँ जितना इसका, यूं समझ लीजिए कि जितना इसका शोषण करना था कर लिया, अब यहाँ कुछ है ही नहीं। तो ये वायरस बाहर निकल आते हैं और ये दूसरे सेल खोजते हैं। तो दूसरे सेल के लिए, कि बहुत सारे वायरसेस होते हैं, मल्टीप्लाई कर गए तो ये ब्लड में आ जाते हैं। दे एंटर द ब्लड, ब्लड में आ जाते हैं ताकि ब्लड के जरिए बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में घुसेंगे और वहां जगह तलाशेंगे। मतलब बेसिकली इस तरह की चीज होती है ये। ऑलराइट, तो बाय द वे ये वायरसेस जब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचते हैं, जैसे बॉडी का कोई ऑर्गन ये है, दूसरा ऑर्गन ये है, तीसरा ऑर्गन ये है, ऑर्गन जैसे शरीर की गिल्टियां हैं, लिम्फ नोड्स,
लिवर है, स्प्लीन है, तिल्ली, राइट। और भी हैं, जीआईटी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ये सारे ऑर्गन हैं। तो जिस तरह स्किन एक ऑर्गन है, उसी तरह लिम्फ नोड्स भी एक ऑर्गन है, लिवर भी एक ऑर्गन है, स्प्लीन भी एक ऑर्गन है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक ऑर्गन है। और जैसे बोन है, बोन, तो बोन के अंदर मेडुलरी कैविटी है, इसमें बोन मैरो भरा हुआ है। और बोन मैरो में आप जानते हैं इसमें स्टेम सेल है, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये बना रहे होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बना रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें भी, इन हर ऑर्गन्स में इनकी सुरक्षा करने के लिए मैक्रोफेजेस होते हैं। दे आर वेरी रिच इन मैक्रोफेजेस। इन सब में मैक्रोफेज बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब वायरस जहां जहां, तो हर जगह घुसेगा, तो जहां घुसेगा वहां पकड़े जाएंगे। ऑलराइट, तो यही वजह होती है कि ये यहाँ पकड़े जाएंगे। इन सब जगहों पर कौन पकड़ेगा? मैक्रोफेज। हर जगह मैक्रोफेज विल पकड़, मैक्रोफेज पकड़ लेगा इनको। अब चूंकि यहाँ जैसे स्किन में एंटर करने के बाद इन्होंने बहुत अपनी संख्या बहुत बड़ी कर ली है, बड़ी संख्या में बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में आ गए हैं। तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स इनको जैसे मैक्रोफेज नहीं मार पाते, तो इनको डील करने के लिए मैक्रोफेज के अलावा यहाँ का जो सुरक्षा सिस्टम होता है, खाली मैक्रोफेज तो होता नहीं है, और भी होते हैं जो बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स। तो जैसे टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जैसे टी लिम्फोसाइट की एडवाइस पर, एडवाइस का मतलब जैसे टी लिम्फोसाइट एक मॉलिक्यूल बनाता है साइटोकाइन, और वो साइटोकाइन इस पे आकर एक्ट करता है बी लिम्फोसाइट पर, कि जिस वायरस को पकड़े हो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ, तो ये इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देते हैं। तो बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज बनाते हैं डेंगू वायरस के खिलाफ, तो शुरुआत में, जैसे हम सब लोग, आप भी और हम भी इस बात को जानते हैं कि शुरुआत में हड़बड़ाहट में एंटीबॉडीज बनाते हैं, थोड़ा बड़े साइज की होती हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव जैसे नहीं है, लेकिन बनाती हैं। तो वो आईजीएम वैरायटी की एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो आईजीएम वैरायटी के एंटीबॉडी, यहाँ जितने भी वायरस यहाँ घुस गए हैं, राइट, तो ये वायरस से चिपट जाते हैं और चिपट कर उनको निष्क्रिय बनाते हैं।
और ये टी लिम्फोसाइट ब्लड से डब्ल्यूबीसीज को बुला लेते हैं। तो ब्लड से जो डब्ल्यूबीसीज को बुला लेते हैं, बुला लेते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन हो गया। अब ये लड़ाई बड़ी हो गई, बिकॉज अब ये लोकल मामला नहीं है, बल्कि ये ब्लड से डब्ल्यूबीसी फौज आ जाती है। तो बॉडी में कई जगहों पर फौज आ जाती है। इन्फ्लेमेशन, डब्ल्यूबीसी जैसे न्यूट्रोफिल आ गए, ब्लड में जो लिम्फोसाइट मौजूद थे वो अंदर घुस के आ गए, मोनोसाइट आ गए, मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया। और जिस वायरस को इन्होंने पकड़ रखा है एंटीबॉडीज ने, उसको जैसे मारने लगते हैं। तो इससे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। जब इन्फ्लेमेशन होता है उससे परेशानी होने लगती है, ये हमें समझना होता है। और इसमें बेसिकली इन्फेक्शन का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिकली ये बातें समझनी होती है कि वायरस आते जाते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन इनका काम है मार डालते हैं उन्हें। लेकिन कभी कभी जैसे मैक्रोफेज वायरस को नहीं मार पाए तो ये इसी में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और कई बार जो दूसरे मैक्रोफेज है उसमें घुस जाते हैं, फिर उसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं। घुस जाते हैं नहीं, बल्कि कहना बेहतर ये रहेगा कि जब इससे निकल के बाहर निकल के आते हैं तो जो और दूसरे मैक्रोफेजेस होते हैं स्किन में बहुत सारे, वो इन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन ये सबको सबके अंदर मल्टीप्लाई करते हुए और एक तरह से सबको मारते हुए ये ब्लड में घुस गए। तो ब्लड में घुस गए तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं। बॉडी के डिफरेंट, जैसे स्किन के अंदर इंतजाम है वैसे इनमें भी इंतजाम है। आप कहेंगे क्या स्किन में ये नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन इससे पहले कि यहाँ तक मामला पहुंचे स्किन के अंदर, ये अपनी संख्या मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाता है। ब्लड में अगर ब्लड से बॉडी के डिफरेंट में घुसे, डिफरेंट ऑर्गन्स में घुसे हैं ये, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स में घुसे हैं किसी सेल की तलाश में कि किसी के अंदर जाके रहें। लेकिन ये पकड़ लिए जाते हैं मैक्रोफेजेस के द्वारा, लेकिन मैक्रोफेज इनको मार नहीं पाते, नहीं मार पाते। जो बड़े अधिकारी हैं यहाँ के, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इनको सूचना मिली और ये इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं और यही डब्ल्यूबीसी को, जो फौज है यहाँ, उसको बुला लेते हैं। उसे हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन का मतलब डब्ल्यूबीसी जो यहाँ थे वो इनमें घुस गए। तो जैसे ये यहाँ घुस जाते हैं बोन मैरो, हड्डी के अंदर, यहाँ लड़ाई हो रही है तो हड्डियों में बहुत दर्द होने लगता है। और हड्डी हड्डी से मिलकर जोड़ बनता है, तो आदमी ये कहता है कि जोड़ में ही बहुत दर्द है, हड्डियों में दर्द बहुत हो रहा है। गिल्टियों में लड़ाई हो रही है तो नॉर्मली गिल्टी, जो जिसे हम देख भी नहीं पाते, जिसे हम छू भी नहीं पाते, वो जैसे कंचे की तरह मोटी होने लगती है। तो पहले एकदम दाने दाने बराबर हो जाती है, जैसे छोटे छोटे दाने हैं, कि अगर हम स्किन के नीचे फील करें तो हमें फील होने लगती है। बाद में और बड़ी होने लगती है। तो गिल्टी का साइज बढ़ गया। लिवर में लड़ाई होने लगी तो लिवर का साइज बढ़ सकता है, लिवर में पेन हो सकता है, तिल्ली का साइज बढ़ सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लड़ाई होने लगी, उससे खांसी आ सकती है। जीआईटी में लड़ाई होने लगी, उससे उल्टी लग सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं। मतलब हर जगह जहां ये घुस जाते हैं तो वहां जब लड़ाई होने लगती है, लड़ाई का मतलब एक्शन होने लगता है, रिएक्शन होने लगा,
इन्फ्लेमेशन का मतलब रिएक्शन होता है। रिएक्शन का मतलब कि ये वायरस यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, तो वायरस कोई अपनी मर्जी से नहीं, तो मच्छर के अंदर था, मच्छर ने काट लिया, इसमें आ गए। और वायरस वो कर रहे हैं जो वो करते हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, और संख्या बढ़ाकर बॉडी के अंदर फैल रहे हैं। तो कोई ये नहीं कि वो आक्रमण कर रहे हैं, बल्कि इसलिए बिकॉज उन्हें रहने के लिए कोई जगह चाहिए। लेकिन शरीर का इम्यून सिस्टम इनको पैथोजेनिक मानता है कि इनका रहना शरीर में ठीक नहीं है, वायरस को। ठीक है ना, बिकॉज इनकी यहाँ पर लगातार उपस्थिति बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनके फंक्शन पे असर डाल, इसलिए ये इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। और इसके खिलाफ जो एक्शन है उसे हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो बेसिकली बीमारियों का फलसफा, फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी होता है। राइट, ये हो गया। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि डेंगू फीवर में बुखार आ जाता है, बुखार आ जाता है बिकॉज इन्फ्लेमेशन है। डेंगू फीवर का मतलब क्या हुआ, डेंगू वायरस की वजह से बुखार आ गया। तो डेंगू वायरस की वजह से, डेंगू वायरस ने शरीर में घुस के अपनी संख्या बढ़ाई, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचा होगा, वहां उनके खिलाफ एक्शन हो रहा होगा, वही इन्फ्लेमेशन है। उस इन्फ्लेमेशन की सूचना ब्रेन को दी जाती है, तो ब्रेन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो टेम्परेचर का बढ़ जाना एक तो बीमारी की अलामत बन जाती है। कि आदमी को इस बात का संज्ञान लेता है कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, तो वो उसे अपने को बीमार होने का एहसास होता है, और वो उस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश करता है। तो मानव शरीर का इम्यून सिस्टम इंसान को सूचना देता है कि हम वायरस को या बैक्टीरिया को मार रहे हैं, आप भी कुछ करो तो जल्दी मार लेंगे, नहीं तो मार तो हम लेंगे ही, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। तो ये एक तरह की सूचना होती है कि हम तो मार ही रहे हैं, तुम भी कुछ करो, जल्दी मार लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ये इस तरह की सूचना होती है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं कि डेंगू फीवर में बुखार आ जाता है, ठीक है, हड्डियों में बहुत दर्द होता है, इसलिए हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है इसे। कि हड्डियों में, जोड़ों में बहुत दर्द होता है कि आदमी चल भी ना पाए, जो है इतना भयानक दर्द हो रहा है, चलने फिरने को मजबूर हो रहा है। ठीक, मुंह का टेस्ट खराब हो गया, पेट खराब है, खाने का मन नहीं कर रहा है, पेट में दर्द है, मुंह का टेस्ट बहुत खराब है, जीआईटी यहाँ से शुरू होती है। जिस दिन आप इस तरह समझना सीख जाएंगे, उस दिन रियली में जैसे आपने इसेंस फिलॉसफी समझ ली है। राइट, हम सब लोग ऐसे ही सीखते हैं पढ़ते पढ़ते। मुंह का टेस्ट, है ना, जैसे भयंकर टेस्ट डिस्टरबेंस हो सकता है इससे। जैसे लोगों को नॉर्मल जरा सा भी खाने में अगर नमक पड़ा हो तो इतना भयानक लगता है उन्हें कि मान जैसे पूरे नमक की जो है वो पोटली उसके अंदर डाल दी, इतना नमक लगता है उसमें। तो आदमी मना कर देता कि ये नहीं खाएंगे, खाली कुछ मीठा खाने की। अब वो भी खाने का मन नहीं करता, उल्टी लग रही होती है, पेट खराब है। लेकिन हाँ ये है कि भाई कुछ खाना तो है ही है। तो कई बार लोग मीठी चीज खाते हैं, जैसे अक्सर हमने लोगों को देखा है, खुद हमने झेला है ये। तो केला वगैरह खा लेते हैं, जो है कुछ चीज फ्रूट खा लेते हैं जो, बट
नमकीन चीज देखने का भी मन नहीं करता। ऐसा डिस्टरबेंस होता है। और भी तरह के लोगों के डिस्टरबेंस हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से शुरू होता है, तो नाक जैसे बंद बंद सी लगती है, नाक से पानी गिरने लगा, गले में खराश होने लगी, खांसी आने लगी। अब लिवर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लिवर को अगर हम छुएं तो लिवर का साइज बढ़ा हुआ हो सकता है। लेकिन लिवर के साथ, सॉरी, स्प्लीन, स्प्लीन के साथ यह है कि जब तक तिगुना नहीं हो जाएगा साइज का, कि इतना बड़ा था, अगर इतने से 3 गुना नहीं बढ़ जाएगा, तब तक ये फील नहीं होता। लेकिन लिवर को हम लोग फील कर सकते हैं जल्दी, बिकॉज में स्वेलिंग हो जाएगी, कुछ देयर विल बी सम स्वेलिंग। लेकिन वो भी काफी स्वेलिंग हो जाए तभी क्या कर पाते हैं, जो है इसको फील कर पाते हैं। गिल्टियों को फील कर लेते हैं, जैसे गर्दन की गिल्टियां हैं, बगल की गिल्टियां हैं, तो हम फील करते हैं ऐसे ऐसे करके। तो हमें जैसे अंदर गोली, स्किन के नीचे ऐसे कंचे हैं, छोटे छोटे से हैं, या ज्वार बाजरा के दाना है, जैसे कुछ इस तरह का है जो ऐसे हमें फील होते हैं। कभी कभी बड़े, जैसे मूंग की दाल के दाने, मसूर की दाल के दाने, इस तरह के दाने महसूस होते हैं। मतलब जहां जहां पर गिल्टियां होती हैं, हमें मालूम है गिल्टियां कहाँ कहाँ होती हैं। फिर डेंगू वायरस को मारने के लिए हमारे पास कोई दवा है नहीं, क्यों? वायरस के खिलाफ दवा बनाना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज वायरस बॉडी के सेल में घुस के रहते हैं। तो कोई भी दवा अगर वायरस को मारने के लिए जाएगी, तो उससे सेल के अंदर घुसना पड़ेगा, और सेल में अगर घुसेगा तो वायरस को ही चोट पहुंचेगी, जरूरी तो नहीं। बॉडी के बहुत सेल मारे जा सकते हैं। इसीलिए वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना मुश्किल होता है, उनके खिलाफ वैक्सीन बनाना मुश्किल होता है, बिकॉज ये अपनी, इनकी कई वैरायटीज होती हैं, और ये अपने आप को बदलते भी रहते हैं। तो जब हम इसेंस, मतलब पूरी बात हमारी समझ में आती है तब, कि वायरसेस के खिलाफ दवाएं क्यों नहीं है, वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाना, वाई इट इज वेरी वेरी, मतलब बहुत डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल सा होता है ये। और बड़ी मुश्किलों में, बड़ी सालों साल की मेहनतों के बाद जो है कहीं कुछ चीज़ों के खिलाफ वायरसेस कोई दवा बन पाती है या वैक्सीन बन पाती है। तो ये हो गया, लेकिन अल्टीमेटली जब कुछ है ही नहीं, व्हाट विल वी डू? मरीज खुद जोड़ों में, बदन हाथ में इतना दर्द होगा, चल फिर नहीं पाएगा, पखाना पेशाब करने के लिए जाना कई बार मुश्किल हो जाता है, इतना दर्द होता है, खाता नहीं है, नकाहत, कमजोरी बहुत रहती है, तो आदमी लेट जाता है, आराम करता है। लेकिन खाना जरूरी होता है, कुदरत का इंतजाम है, खाता है तो उससे जो एनर्जी मिलती है, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑल्सो, उससे जो एनर्जी मिलती है, ये सेल उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, वायरस को मारते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि व्हेन वी डू नॉट हैव अ ड्रग टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन वी शुड टेक रेस्ट, वी शुड बी रेस्टिंग, एंड वी शुड टेक इनफ फूड, पानी, पानी, खाना मेंटेन रखें। ना खाने का मन करे तो थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन खाते रहें। उल्टी आ रही हो तो भी थोड़ा पानी पी, थोड़ा थोड़ा करके ही हाइड्रेशन मेंटेन करें, बिकॉज हर सेल के अंदर 90% तो पानी ही होता है। और बाकी इनको खाने के लिए चाहिए सबको। ये मरेंगे भी, शहीद भी होंगे, वायरस को मारते मारते, खाते खाते जैसे मर भी जाते हैं, तो नए सेल बन रहे होंगे। तो जैसे हम जब विजुअलाइज करते हैं, तो इन सारे तथ्यों को हम अपने पर, अपनों पर, दूसरों पर, इन बातों को अप्लाई कर सकते हैं, कि हमें बात समझ में आती है।
अल्टीमेटली WBCs जो होते हैं वो वायरस को मारने में कामयाब हो जाते हैं। वायरस को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो अपने आप सोच के देखिए कि जब जिस मकसद के लिए ये सब एक्टिव हुए थे उस मकसद की को अचीव कर लिया तो ये WBCs वापस जाने लगे। वापस का मतलब फ्रेश नहीं आते हैं। जो ऑलरेडी एक्शन ले रहे थे वो अपनी हस्ती को मिटा देते हैं, वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं कि हमारा काम खत्म। जब वायरस नहीं है तो हम भी जाएं, और हम वापस जहां से आए वहां तो जाएंगे नहीं क्योंकि अब एक्टिव हैं। तो ये अपने आप को, जिसे हम लोग बोलते हैं अपोप्टोसिस, सेल अपने आप को धीरे धीरे खत्म कर लेते हैं जो एक्टिव हैं यहाँ पर। बस कुछ सेल्स जिन्हें इस वायरस के बारे में मालूम है वो शरीर के अंदर मौजूद रहते हैं। जैसे कुछ लिम्फोसाइट्स बोन के अंदर होंगे, कुछ लिम्फोसाइट्स स्किन के अंदर होंगे, गिल्टियों होंगे, इसमें हर जगह होंगे। इसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी आ गई। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का मतलब ये कहेंगे कि पहली बार ये वायरस घुस के यहाँ तक आ गया और हमें इन्हें जगह जगह लड़ाई लड़नी पड़ी, मतलब इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। तो इसलिए कुछ लिम्फोसाइट्स इनकी मेमोरी लेकर शरीर में मौजूद रहते हैं। जैसे ये है वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये इसका काम ही, इसका अस्तित्व ही यही है। शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है, जैसे समझ लीजिए कि उसका जो मेजर ऑर्गन है, उनके 3 मेजर ऑर्गन ये है, एक ये, एक ये, एक ये, और ये भी एक तरह से इसमें यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें मैक्रोफेजेस, लिम्फोइड टिश्यूज बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। तो वहां कुछ लिम्फोसाइट्स इनकी मेमोरी को लेकर रहते हैं, स्किन में भी रहते हैं, यहाँ पर भी सब जगह इसकी मेमोरी वाले लिम्फोसाइट्स यहाँ मौजूद हैं कि अगर मैक्रोफेज नहीं मार पाया तो हम फौरन संभाल लेंगे बिकॉज हमारे पास मेमोरी है। और एक और काम करते हैं कि पहली बार मैक्रोफेज इसलिए नहीं संभाल पाया बिकॉज वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं थी, इसलिए ये एंटीबॉडीज बना के लगातार डालते रहते हैं। लेकिन जब मैच्योर एंटीबॉडीज होती हैं जो IgM के बाद बनती हैं, वो IgG वैरायटी की बनती है। तो IgG वैरायटी की एंटीबॉडीज वायरस को पहले एपिसोड में मारने वाले बेसिकली यही है। ये तो शुरुआती एंटीबॉडी थे, मारने वाले ये हैं। और ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए इस एंटीबॉडीज को बनाकर टिश्यूज में रखते हैं, ब्लड में रखते हैं, बनते रहते हैं। मतलब वायरस नहीं है, चला गया, खत्म, लेकिन ये एंटीबॉडीज आपको मिलेंगी। और एंटीबॉडीज का मिलना इस बात का इंडिकेशन है कि वायरस शरीर को विजिट कर चुका है, वायरस आ चुका है। और ये एंटीबॉडीज इसलिए घूम रही हैं, हर जगह मौजूद होती हैं, ब्लड में मौजूद है, स्पेशली ब्लड में मौजूद होती हैं कि कहीं से भी बुलावा आएगा। जैसे मैक्रोफेज बुलावा यहाँ तक सूचना देगा कि वायरस आ गया तो यहाँ से निकल कर जाएंगे, फौरन अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करके ये इसको खा जाएगा। अरेस्टेड वायरस को मारने में इसको कोई परेशानी नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज डेंगू फीवर को समझना मतलब इट इज अ स्पेशल फीवर, इसमें कुछ खास बात होती है, इसलिए हम आपको ये सब बातें बता रहे हैं। और ये नॉलेज हर जगह हम लोगों के काम में आती है, राइट।
तो डेंगू फीवर का मतलब हुआ कि डेंगू वायरस ने शरीर को विजिट किया, मल्टीप्लाई किया, अपनी संख्या बढ़ाई और इसके खिलाफ इन्फ्लेमेशन हुआ। लड़ाई, समझ में आ गया ना? तो हम लोग जैसे ऐसी कई बार बोलचाल में बोल देते हैं कि साहब लड़ाई होती, लड़ाई नहीं है, इट इज अ रिएक्शन, है नहीं? एज इफ वायरस दे ओनली ट्राई टू सेव देमसेल्फ, दे डू नॉट अटैक। मतलब ये अटैक वापस, यानी कि जवाब नहीं दे रहे हैं, ये वो अपने आप को खाली बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो इन्फ्लेमेशन होता है, इस इन्फ्लेमेशन की वजह से परेशानियां, बुखार आ जाता है और तमाम सारी चीजें होती हैं। पर अल्टीमेटली इन शरीर का इम्यून सिस्टम इनको मारने में कामयाब हो जाता है। इम्यून सिस्टम इनको मारने में कामयाब हो गया, तो इट मे बी अ डिजीज ऑफ लाइक 3 days। जब मरीज ए फेब्राइल हो जाता है, बुखार चला जाता है, 3 days, समटाइम इट विल टेक 5 days, 7 days, something like that. इट डिपेंड्स कि इम्यून सिस्टम कितनी जल्दी वायरसेस को मार लेता है। विद इन 3 days, 3 दिन के बाद जैसे डिफरविसेंस हो जाता है। इसमें कई शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 शब्द है मेनली, कई सारे, कि बुखार, डिफरवेसेंस का मतलब बुखार उतर गया, या ए फिब्राइल हो गया, बुखार उतर गया। इट इज मोस्टली अ बेनाइन डिजीज। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा मोस्टली। इट इज अ बेनाइन डिजीज विदाउट कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। लेकिन ये बात जो है कि मोस्टली इट इज अ बेनाइन डिजीज, ये आपको एक सवालिया निशान खड़ा कर देती है। क्या कि क्या डेंगू फीवर हमेशा बेनाइन नहीं होता है? क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? द आंसर इज यस। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो होते हैं, जैसे मरीज में डेंगू हेमराजिक फीवर हो सकता है, कि फीवर होने के साथ साथ हेमरेज यानी ब्लीडिंग हो जाए, और ब्लीडिंग, मेजर ब्लीडिंग की बात हो रही है, छोटी मोटी ब्लीडिंग तो इसमें भी होती है। राइट, मेजर ब्लीडिंग, म्यूकोजल ब्लीडिंग, जैसे मेजर म्यूकोजल ब्लीडिंग। एक होता है स्किन की ब्लीडिंग, एक है कि अंदर की ब्लीडिंग के नाक से ब्लड आ गया, स्टमक से ब्लड आ गया, आंतों से ब्लड आ गया, भयानक बड़ी ब्लीडिंग हो गई। एंड देयर में भी प्लस माइनस, देखिए इसमें भी प्लस माइनस है।
DSS, डेंगू शॉक सिंड्रोम। इट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली लोगों की जान जा सकती है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। जैसे ब्लीडिंग की वजह मेनली होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो गई। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लस माइनस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी। एक मरीज में डेंगू फीवर हुआ, तो डेंगू फीवर मोस्टली इज अ बेनाइन डिजीज। ठीक हो जाते हैं ज्यादातर, बट वेरी अनकॉमनली, यानी बहुत अनकॉमन है कि मरीज में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर, यानी बड़ी ब्लीडिंग हो गई। और ये आपकी समझ में आता है बिकॉज कभी कभी डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम का मतलब मरीज का बीपी बुरी तरह फॉल कर जाता है। शॉक का मतलब बीपी बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है, सीवियर हाइपोटेंशन। ऑलराइट, तो अभी ये हम लोग पढ़ेंगे ये सारी बातें। ठीक, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि डेंगू फीवर जब जिन लोगों में पहली बार होता है, इट इज मोस्टली अ बेनाइन डिजीज एंड मोस्टली जो यंग लोग होते हैं या ओल्ड एज लोग हैं एकदम, उनके अंदर हो सकता है। यंग का मतलब मोस्टली लेस देन 15 ईयर ऑफ एज, मतलब। और ओल्ड एज का मतलब आप समझ गए हो कि जो बूढ़े हैं उनमें कई बार बुढ़ापे के साथ साथ कुछ और बीमारियां भी होती हैं, उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है ना। बिकॉज इसमें और भी है, जैसे यंग एज, जैसे लेस देन 15 ईयर ऑफ एज। अब 20 साल में भी हो सकता है, 25 में भी हो सकता है, 30 में भी हो सकता है होने को, तो इम्यूनिटी पर निर्भर करता है, इम्यूनिटी पर। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, तो उनमें ये बीमारी ज्यादातर माइल्ड होती, बहुत ही माइल्ड होती। जैसे बच्चों में हल्का बुल्का बुखार आया यार, बाकी अपने आप ही ठीक हो गया, बहुत माइल्ड होता है।
All right. तो डेंगू फीवर होने की वजह से डेंगू वायरस से जो सुरक्षा मिलती है तो ज्यादातर ये जैसे इनएडिक्वेट यानी बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती और इनएडिक्वेट सुरक्षा होती है। और ये इनएडिक्वेसी एंटीबॉडीज की क्वालिटी में होती है, जैसे संख्या में नहीं है, क्वालिटी गड़बड़ होती है। तो स्पेशली लाइक मच्छर ने दोबारा काटा आफ्टर फ्यू मंथ्स लेटर या कुछ भी ऐसा, कई बार कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, ऐसा कोई नहीं, फ्यू मंथ्स लेटर या फ्यू वीक्स लेटर रिपीट एंट्री ऑफ वायरस, दोबारा वायरस एंटर करता है। तो इट विल कॉज अ रिपीट डिजीज, दोबारा डेंगू फीवर होगा। especially if the virus type is different, especially if virus type is different, जैसे पहले वायरस सेकंड टाइप 2 था, आपकी बात टाइप 3 है या टाइप 1 है, वायरस टाइप इज डिफरेंट। तो जैसे होता है ना कि जैसे ये एक वायरस था, ये डेंगू वायरस है और ये टाइप 1 है, इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी है ये इन्हें पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद जैसे ये शरीर में एंटर करें तो जो मैक्रोफेज है वो मैक्रोफेज जैसे इन्हें पकड़ लेता है, इन्हीं इन्हीं के माध्यम से पकड़ लेगा ये। एंटीबॉडीज, जैसे वायरस था, बॉडी में एंटीबॉडीज पहले से मौजूद थी, कॉम्पिटेंट एंटीबॉडी है, पकड़ लिया, इनको अरेस्ट कर लिया, पूरी तरह से पकड़ लिया, जकड़ लिया एकदम, वायरस हिल नहीं पा रहा है। तो ये मैक्रोफेज जो लोकल सुरक्षा कर्मचारी है, ये अपने हाथ बढ़ाता है, जिसे हम सूडोपोडिया बोलते हैं, और ये इसको अपने अंदर ऐसे जुड़ जाते हैं और इसको बंद कर लिया। और बंद करने के बाद फिर ये कुटाई करता है, ये जैसे फ्री रेडिकल बनाता है, जैसे बुलेट चलाता है, गोली चलाता है, और ये वायरस को मार डालता है। और चीजें हैं, जैसे लाइसोजाइम का छिड़काव करता है, इससे वायरस एकदम टूट फूट के एकदम टूट गया, खत्म। ये नॉर्मल तरीका होता है। एंटीबॉडी है तो फिर क्या बात, लेकिन एंटीबॉडी हो तब, एंटीबॉडी एंटीबॉडी हो तब, तब क्या बात है, तब तो कोई बात नहीं, मतलब पकड़ लिया जाएगा, मार दिया जाएगा।
लेकिन जैसे वायरस थोड़ा अलग तरह का है, ये टाइप 2 वायरस अगर है, डेंगू वायरस ही है लेकिन दूसरे वाला है, तो ये एंटीबॉडी जैसे इसे यहाँ पकड़ लिया, यहाँ पकड़ लिया जैसे, लेकिन जैसे इसको ठीक से पकड़ नहीं पा रहे। तो मैक्रोफेज, मच्छर ने काटा है, वायरस शरीर में आया, जैसे स्किन में आ गया, स्किन के मैक्रोफेज ने इसको पकड़ लिया, यहां से जैसे ये पकड़ नहीं पा रहा है, मतलब यहां से इंगेज हो गया, लेकिन जैसे ये इसका वीक पॉइंट है, तो इसकी वजह से जैसे मार नहीं पाए, बिकॉज दिस इज एन इनकम्प्लीट एंटीबॉडी, इनएडिक्वेट एंटीबॉडी, ये अच्छे से पकड़ नहीं पा रही इसको। तो वायरस जैसे इसी का सहारा लेकर, इसी का सहारा लेकर इसके अंदर घुस जाए। तो अगर वायरस घुसे हैं एंटीबॉडी का सहारा लेकर, तो ये इसके अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वही शुरू हो जाएगा, ब्लड में चले जाए, बॉडी के ऑर्गन्स में फैलने लगे। इसे बोलते हैं, जिसे हम नहीं बोलते, मतलब किताबों में लिखा है, जिन लोगों ने रिसर्च की है उन्होंने बताया है कि क्यों होता है। इसे एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट कहा जाता है, कि एंटीबॉडी जिसको सुरक्षा देनी थी, उसी की वजह से वायरस ने अपनी संख्या बढ़ाई, एंटीबॉडीज का ही सहारा लेकर अंदर घुसा और इन्हांस कर लिया, अपनी संख्या बढ़ा ली। तो वायरस इज अगेन इन द ब्लड, वायरस दोबारा से ब्लड में आए। द वायरस विच हैज एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट हुआ, तो ये वायरस ब्लड में आ गया। तो जैसे पहली बार डेंगू वायरस इन्फेक्शन था, दैट वाज प्राइमरी, जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन है, दोबारा हुआ। इन द सेम पर्सन देयर इज, ये बैक्टीरिया दोबारा, सॉरी वायरस दोबारा अंदर गया, तो दोबारा अगर गया तो वन मान लीजिए सेम है, सेम वायरस जो पहले था वही वायरस एंटर कर गया, तो उसकी वजह से भी है, लेकिन दैट विल बी माइल्ड, माइल्ड होगी, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। बट समटाइम इफ देर इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, कि एंटीबॉडीज जो है वो जैसे नालायक थे जो है,
उन्हीं का सहारा लेकर ये वायरस मैक्रोफेज के अंदर घुस गया और अपनी संख्या बढ़ा ली इसने। अब एक पॉइंट ऑफ एंट्री मिल गई एक का, जल्दी घुस गए अंदर, ये संख्या बढ़ा ली। तो इसमें भी इस बात का ध्यान रखिए, द पेशेंट में सफर डेंगू हेमराजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो देखिए, जिस दिन मरीज को बुखार आता है और हमें लगता है कि मरीज में जो डेंगू फीवर है, तो जैसे मरीज में हम टेस्ट कराते हैं, तो डेंगू फीवर का टेस्ट कराते हैं, तो आप खाली ये भी लिख देते हैं टेस्ट फॉर डेंगू डेंगू फीवर, तो वहां से रिपोर्ट लिख कर आती है कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। NS1 बेसिकली वायरस के होने का एविडेंस है। ठीक है, कि अगर लिख के आ गया कि NS1 पॉजिटिव है, तो NS1 पॉजिटिव होने का मतलब कि वायरस एक प्रोटीन बना रहा है, वो प्रोटीन ब्लड में मिल रहा है, ये वायरस के होने की पहचान है। ये वायरस के होने की पहचान है। और दूसरा, आपको रिपोर्ट में लिखा होता है कि IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव है, IgG पॉजिटिव है। मतलब इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही। जैसे एकदम अर्ली स्टेज अगर होगी, तो एकदम अर्ली स्टेज होगी, पहले ही दिन है जैसे, तो मरीज में NS1 और IgM मिल सकता है। 2-3 दिन गुजर गए हैं तो NS1 IgM IgG, या और ज्यादा समय गुजर गया है तो जैसे IgM बनना बंद हो जाता, खाली IgG मिलता है। तो ये कई कॉम्बिनेशन में मिलता है, इसीलिए हमको इन बातों को समझना जरूरी होता है, हम इनको रट नहीं पाते। हेलो। हाँ, नमस्ते। हम्म, कहाँ से? अच्छा, अभी उसके बाद में बात करता हूँ अभी। ठीक है, उसमें वो भेज दो मैं। ओके, ठीक है, ठीक, ओके। समझ में आ गया। तो जैसे इसमें थोड़ा आदमी हौच पौच हो जाता है, ये हम मानते हैं, इसीलिए हम इस बात की जैसे सब पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा जो ये सब बिखरा बिखराया होता है उसको हम एक जगह समरी बना देते हैं, सो दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि मतलब ये हो क्या रहा है। तो अगर किसी मरीज में दोबारा इन्फेक्शन हो गया, तो दोबारा इन्फेक्शन भी माइल्ड ही होगा, हल्का फुल्का होगा। लेकिन स्पेशली अगर एक दूसरे तरह का वायरस डेंगू ही है, लेकिन उसकी वैरायटी अलग है, अगर तो जैसे पहले वायरस से जो एंटीबॉडीज बनी थी, दे मे नॉट बी, वो अपर्याप्त होते हैं। जैसे वायरस को अंदर अटैक करने से रोक नहीं पाते, अंदर घुसने से नहीं रोक पाते।
ऑलराइट, इसमें कुछ फैक्टर्स और भी हैं जो हम आपको बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली ये होता है इसमें। ऑलराइट, तो जो एक तरह से जो सेकेंडरी वार यानी सेकेंड टाइप जो डेंगू फीवर हुआ, तो अगर ये डीएचएफ या डीएसएस में तब्दील होता है तो कैसे, क्या होता है उसमें? पहला होता है जैसे लिवर में सीवियर इन्फ्लेमेशन है, लिवर में बहुत सारी संख्या में वायरस है और इनके खिलाफ जबरदस्त इन्फ्लेमेशन, तो लिवर सूज जाता है। और अब की बार इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा होता है कि जैसे दर्द होने लगता है, सीवियर पेन होने लगता है। जैसे लिवर के चारों तरफ जो इसकी जो कैप्सूल है, इसकी जो कवरिंग होती है, वो उस पर दबाव पड़ता है ना। जैसे हम आपको बताते हैं कि जैसे ये लिवर है और लिवर के चारों तरफ इसका कैप्सूल है, ये कैप्सूल है इसका, तो ये सूज रहा है, ये सूजने की वजह से खिंचाव पड़ रहा है इसका, तो इट इज पेन सेंसिटिव, इस पर दर्द होता है। ऑलराइट, बोन मैरो के अंदर सीवियर इन्फ्लेमेशन, तो बोन मैरो के अंदर सीवियर इन्फ्लेमेशन है, तो स्पेशली बोन मैरो के अंदर जो जैसे मेगा कैरियोसाइट है, तो मेगा कैरियोसाइट अपने अंदर से ऐसे प्लेटलेट बना बना कर निकालता है, तो ये प्लेटलेट ब्लड में निकल के आते हैं। आप देखिए हम लोग कहाँ कहाँ कितनी जगह बार बार पढ़ते हैं, हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे हैं आजकल, ये जगह जगह पढ़ते हैं। और लिवर में इन्फ्लेमेशन है, तो लिवर में इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर जो क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, तो ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स की मात्रा कम हो सकती है। कि दोबारा जो इन्फ्लेमेशन है, तो दोबारा इन्फ्लेमेशन ज्यादा सीवियर होता है ना। यूं समझ लीजिए कि शरीर का इम्यून सिस्टम, शरीर का जो सुरक्षा सिस्टम है, वो सीवियर जैसे गुस्से में आ जाता है, ये दोबारा फिर से आ गया और हम लोग रोक नहीं पाए इसे, तो भयंकर रिएक्शन होता है। आप जानते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं और ये प्लेटलेट्स है, यही ब्लीडिंग ब्लीडिंग रोकते हैं, यानी खून की नलियां टूट सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, बैठे बिठाए टूट सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ये ब्लीडिंग नहीं होने देते। कहीं पर भी खून की नली चटकने लगे तो प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर जाकर वहां संभाल लेते हैं,
ब्लीडिंग नहीं होने देता। ये शरीर की नॉर्मल फिजियोलॉजी का हिस्सा है। जैसे है ना, हर सेल की एक जिम्मेदारी, हर चीज की एक जिम्मेदारी है। जैसे शरीर में WBCs है, उनका काम है सुरक्षा देना। इनका काम है कि खून की नलियों की हिफाजत करना है, कि खून की नलियां टूटने ना पाए, ये हिफाजत करते हैं। तो अगर वायरस घुस गया है तो इसका काम बिगड़ जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना पा रहा है, ये पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट नहीं बना पा रहा है। जैसे ये क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है फैक्टर 7, बनाता तो बहुत सारा है, फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 है, फैक्टर 7 है, फैक्टर 10 है, फैक्टर 1 है, 2 है, सब ये बनाता है, काफी सारे बनाता है। ये जो प्लेटलेट बना बना के डालता है, तो ये 1.5 से लेकर 4.5 लाख प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, माइक्रोलीटर। और ये पर्याप्त मात्रा में क्लॉटिंग फैक्टर बनाते रहते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर जैसे यहाँ क्लॉट बनाने में, है ना, जैसे यहाँ ईंटें लगे हैं, ईंटों को सीमेंट का से जोड़ देना, सीमेंट और रेते से जोड़ देना। तो अल्टीमेटली जैसे क्लॉटिंग फैक्टर तो बहुत से बनते हैं, लेकिन जैसे सीमेंट और रेता, जैसे थ्रोम्बिन फाइब्रिन मिलकर इसे मजबूती से बनकर इसको आपस में जोड़ देते हैं कि खून कितनी जोर से बहे, टूट नहीं पाएगा। तो मरीज के लिवर में पर्याप्त मात्रा में क्लॉटिंग फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, हम मरीज में प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट कराते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। कि अगर क्लॉटिंग फैक्टर पर्याप्त मात्रा में बन रहे होंगे, उन्हीं में से एक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन है, तो ब्लड को जमने में 12 सेकंड का समय लगता है। तो ये हम लोग टेस्ट कराते हैं कि प्लेटलेट की संख्या कितनी चल रही है। लिवर में दर्द हो रहा है तो लोग ये नहीं बोलते कि लिवर में दर्द हो रहा है, लिवर तो पेट, लोग तो पेट में दर्द बताते हैं। ठीक है, पेट में दर्द हो गया, ये हो गया। ये टेस्ट कराते हैं कि हम लोग, और इनको हमें कभी कभी, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर हैं या प्लेटलेट हैं, इनको बाहर से चढ़ाना पड़ता है। जैसे ब्लड चढ़ाते हैं वैसे इनको भी प्लेटलेट को जाना चढ़ाना या क्लॉटिंग फैक्टर को बाहर से देना, ये सब करना पड़ता है। अब बस एक और बात, और उसके बाद कि जो वायरस है, जैसे वायरस है, ये वायरस के खिलाफ ये एंटीबॉडीज है। राइट, जैसे ये नालायक एंटीबॉडीज है। इसे हम लोग बोलते हैं इनएडिक्वेट एंटीबॉडी है, मान लीजिए 10, इट हैज फॉर्म, ये वायरस को एंटीबॉडीज ने ब्लड में भी पकड़ा है।
जिसे हम लोग इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो नॉर्मली वायरस अगर ब्लड में मौजूद है तो ब्लड में एंटीबॉडीज होते ही हैं, वो इनको पकड़ लेते हैं, लेकिन अच्छे से पकड़ लेते हैं। और अच्छे से पकड़ने के बाद जो शरीर का सबसे बड़ा थाना है मैक्रो स्प्लीन, तिल्ली में ले जाते हैं, तिल्ली में इनको मार दिया जाता है। लेकिन इस एंटीबॉडीज के अपर्याप्त नालायक होने की वजह से जैसे तिल्ली में भी नहीं मार पा रहे हैं इसको, तो जैसे जो ब्लड में डब्ल्यूबीसीज हैं वो यही इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो यही इनके खिलाफ जब एक्शन लेते हैं तो इनका जो एक्शन है, जैसे न्यूट्रोफिल हमने बनाए हैं, तो इससे ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाती है। इसी चीज को अवॉइड करते हैं कि ब्लड वेसल में नहीं मारेंगे, नहीं तो इसमें इंजरी हो जाएगी। और ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाती है तो ये लीक करने लगते, लीक करने लगते हैं, प्लाज्मा लीक करने लगता है। तो जब प्लाज्मा लीक करता है तो उसमें बॉडी कैविटीज जो होती हैं उसमें पानी भरने लगता है, यानी ब्लड्स के अंदर का जो पानी है वो निकलने लगा, है ना। जैसे प्लूरल इफ्यूजन, लंग्स के चारों तरफ पानी भरने लगा। अब्डोमिनल कैविटी में, पेट में पानी भरने लगा। और ब्लड के अंदर जो पानी है वो बाहर निकल गया अगर, तो जैसे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से बीपी फॉल करेगा। है ना, जैसे मान लीजिए एक पाइप है, इसमें पानी बह रहा है, लेकिन ये ऐसा पाइप है, तो मान लीजिए शरीर के हर घर में जाता है ये पाइप, और इसमें पानी के अलावा तो मान लीजिए चीनी और नमक भी घुले हुए हैं, तो इसमें से अगर पानी बाहर निकल गया, तो पानी बाहर निकल गया तो भले ही चीनी और नमक इसके अंदर मौजूद है, लेकिन पानी और नमक, पानी न होने के कारण इसमें जो बहाव का प्रेशर था वो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होने की वजह से नॉर्मली जैसे हर घर में इसकी टोटी खोली जाती थी तो भरभरा के पानी निकलता था, लेकिन अगर यहाँ से पानी लीक कर गया है, टोटी खोली जाएगी तो बूंद बूंद पानी आएगा, और बूंद बूंद पानी से काम नहीं चलता। यही है इसमें शॉक का मतलब, कि बॉडी का हर ऑर्गन सन्नाटे में आ जाता है, शॉक में आ जाता है कि हम तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। तो जब ब्लड नहीं आएगा तो हमें जिंदा रहने के लिए चीजें कहाँ से मिलेंगी। बूंद बूंद करके आ रहा है, धार से नहीं आ रहा है, बिकॉज पानी रास्ते में लीक कर गया है। अब वो कहाँ कहाँ निकल गया है देखिए, पेट में भर गया, लंग्स के चारों तरफ भर गया। तो ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है अनफॉर्चुनेटली। हम अस्पताल में एडमिट होते हैं पेशेंट, सीवियर डेंगू है तो प्लूरल इफ्यूजन है, ये इस तरह की चीजें होती है उसके ऊपर, लिवर का साइज बढ़ा हुआ है। हाइपोटेंशन का सबसे ज्यादा असर होता है जैसे दिमाग पर, आदमी बुरी तरह बेचैन होता है, बड़ी घबराहट हो रही होती है, बेचैनी होती है उसको, रेस्टलेस, और जैसे वनोदगी में रहता है, सुस्ती रहती है ना। आप मरीज को देखिए कभी कि सुस्त है अपना, बार बार करवटें बदल रहा है, तो उसको पूछते कि क्या बात है, क्या बात, आँख खोलो, आँख खोलो, दर्द हो रहा है, पेट हो रहा है। और उसके बाद नहीं तो अपना पढ़े हैं अपना जो है
लेकिन बार बार करवटें बदल रहा है। मतलब बेचैनी दिखा रहे हो, लेकिन वो पड़े रहते हैं। कुछ कुछ बोल रहे, खाओगे कुछ? उल्टी लग रही, नहीं ये दर्द हो रहा है। ये इस तरह की इमेजिन, इस तरह की पिक्चर आपको मिलती है। तो ये था इसके बारे में आई विल बी टॉकिंग टू यू। मतलब जैसे इसकी एक समरी होती है कि जैसे आपको समझ में आए कि पहली बार में भी हो सकता है, दूसरी बार में तो होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ये सब ऐसा क्यों है, इन सारी बातों के बारे में कल हम इसकी समरी और इसका इलाज पढ़ेंगे। थैंक यू। Recording stopped.